नमस्कार बच्चों, मैं शुभम भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी पे। कल के क्रम में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसमें हमने पढ़ा था बोलियां, भाषाएं, उपभाषाएं। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो बोलियां हैं वो 17 होती हैं और उपभाषा जो है वो 5 होती है। आज हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है उपभाषा। उपभाषा जो है वो 5 होती है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो बात करें पश्चिमी हिंदी की, जिसमें खड़ी बोली है। खड़ी बोली में सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा कहा है तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। यही पे ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी अथवा वर्नाकुलर हिंदुस्तान की संज्ञा दी। महामती प्राणनाथ ने खड़ी बोली को नवीन रूप में सर्वप्रथम हिंदुस्तानी की संज्ञा दी। बीन्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार पौरवी है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार पोल बुक ने कन्नौजी को माना है। तथा इस्ताबिक मोहम्मद ने ब्रज भाषा को माना। वहीं पे मौसम हसन खां ने इसे हरियाणवी को माना। अब हम खड़ी बोली के बात करते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने खड़ी बोली का क्या क्या नामकरण किया है। तो जैसे सुनीति कुमार चटर्जी हैं, उन्होंने खड़ी बोली को सीधी भाषा कहा। एपी कांता प्रसाद गुरु जी है, उन्होंने कहा है इसे कर्कश भाषा। और गिल क्राइस्ट, ये इन्होंने हिंदी को गवारू भाषा कहा। और किशोरीदास वाजपेयी, इन्होंने खड़ी पाई से संबंधित भाषा कहा। तो ये हो गए विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली के अर्थ तथा नाम। आगे बात करते हैं हम बुंदेली की। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा था। भूभाग की व्यापकता की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है। ग्रियर्सन ने बुंदेली की अनेक उपबोलियों का उल्लेख किया है, जिसमें लोधानती, पंवारी, बनावरी, खटोला, निभर, कुंदी, भदौरी तथा दक्षिण की मिश्रित बोलियां शामिल की गई। साहित्यिक दृष्टि से बुंदेली काफी संपन्न है। राजपूतों के समय इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। अगला देखते हैं कन्नौजी। कन्नौजी शब्द संस्कृत के कान्य कुब्ज शब्द से विकसित हुआ है, जिसका मतलब होता है कन्नौज। कन्नौजी का केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश का जनपद कन्नौज रहा है। कन्नौज का पुराना नाम पांचाल था, इसलिए कन्नौजी को पांचाली भी कहा जाता है। कन्नौजी अपने परिनिष्ठित रूप में कन्नौज तथा आसपास के जिलों में बोली जाती है। कन्नौजी अवधी, ब्रज, बुंदेली से घिरी हुई है। अपने सीमाई क्षेत्रों में कन्नौजी इन बोलियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अगली की बात करें तो जो ब्रज भाषा है, इसका तो नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है, ब्रज भाषा अर्थात ब्रज में जो बोली जाने वाली भाषा। इसका सामान्य अर्थ था पशुओं या गांवों का समूह या चारागाह। और पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई। फिर आगे हरियाणवी की बात करें तो इसका मूल संबंध कहां से है? हरियाणा से। नाम से ही स्पष्ट है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। ग्रियर्सन ने इसे बांगरू कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली नहीं मानकर खड़ी बोली का ही एक रूप माना है। किसने माना है? धीरेन्द्र वर्मा ने माना। ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणवी कई बोलियों से घिरी हुई है। इसमें खड़ी बोली, आहिरवाटी तथा मारवाड़ी शामिल। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो आता है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी हमने पढ़ लिया, अब ये पूर्वी हिंदी।
पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ना कि पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कोशल तथा दक्षिणी कोशल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र कहलाता है। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्जापुर तक तथा लखीमपुर से बख्तर तक किया जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसकी तो मैंने कल ट्रिक भी बताई थी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब अवधी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेशीय अवहट्ट से अवधी का उदय हुआ है। कहां से? अपभट्ट से अवधी का उदय हुआ है। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। लखनऊ मंडल के जनपदों में ही सामान्यतः इसका प्रयोग हुआ है। हरदोई इसका अपवाद है। इस बोली के लिए कोसली, बैसवाड़ी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। कौशल अवध का पुराना नाम था, अतः वह बोली कोशली कहलाई। ये हो गया अवधि के बारे में। अब हम चलते हैं बघेली। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्र से हुआ है, क्षेत्रीय रूप में। रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया। यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेलखंडी या बघेली कहलाती है। और रीवा नदी के क्षेत्र के उद्भव के कारण बघेली को रिवाई भी कहते हैं। जुराड़, गहोरा तथा तिरहारी बघेली की उपबोलियां। अब ये उपबोली के अंदर भी उपबोली मानी जाती है। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। अब बात करें छत्तीसगढ़ी की। छत्तीसगढ़ का उदय अर्धमागधी अपभ्रंश से के दक्षिण रूप में हुआ। छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। ये इंपॉर्टेंट है। इतिहास के इस क्षेत्र को दक्षिणी कौशल भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी को लारिया या हल्टाही भी कहते हैं। सरगुजरिया, सदरी, बैगानी, बिंझवाली मुख्य उपबोलियां इसकी हैं, छत्तीसगढ़ी के। भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ पे देखा जा सकता है। मतलब इन सभी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इसकी वजह से इसका कहीं ना कहीं भाषा पे प्रभाव पड़ता है। अगला है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, मुख्यतः कुमाऊं और गढ़वाल में बोली जाती है। ज्यादातर ये इसका वर्णन, कुमाऊं या गढ़वाली बोली का वर्णन आप ज्यादातर देखते होंगे उपन्यासों में मिलता है। जैसे कि एक उपन्यास है कसब, उसमें कुमाऊनी भाषा का उपयोग किया गया। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव रहा है। इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। इसका कोई साहित्य से ज्यादा ताल्लुकात नहीं रहा। इस उपवर्ग की बोलियां सानुनासिक स्वरों की प्रधानता होती। अब सानुनासिक स्वर कैसे? इसकी बोली में प्रायः ओकारांत होता है, यथा घोड़ो, कालो, चल्यो इत्यादि। मतलब थोड़ा शब्द बदल जाते हैं सामान्य शब्दों से, खड़ी बोली से थोड़ा बदलाव आ जाता है इसमें। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं। पहली आती है कुमाऊनी, दूसरी आती है गढ़वाली। ये भी कल हमने पढ़ा था, 2 उपबोलियां। पहली है कुमाऊनी। नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम पूर्वांचल है, जिसे कुमाऊं कहते हैं। इसकी बोली को कुमाऊनी कहते हैं। अल्मोड़ा, जैसे कि मैंने बताया था अभी, कसब, कसब में अल्मोड़ा का वर्णन किया गया है। ये क्षेत्र आता है, इसी वजह से शायद उसमें कुमाऊनी बोली का उपयोग किया गया। हसपर्दिया, कुमैया, फल्दकोटिया, पछाई, चौक रखिया, गंगोला, दानपुरिया, सरीली, सूर्याली, अस्कूटी, जोहारी, राउचो भैंसी, भोटिया आदि कुमाऊनी की उपबोलियां कहलाते हैं।
कुमाऊनी बोली दरद, खस, राजस्थानी तथा खड़ी बोली से प्रभावित है। राजस्थानी प्रभाव के कारण इसमें ड़ा और ला ध्वनियां शामिल है। ज्यादातर राजस्थान में ड़ा और ला ध्वनिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गढ़वाली। बावनगढ़ी में बटे होने के कारण केदार खंड क्षेत्र को गढ़वाल भी कहा जाता है और यहाँ की बोली गढ़वाली कहलाती है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली को गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है। ये टिहरी गढ़वाल को की बोली गढ़वाल का आदर्श रूप मानी जाती है। गढ़वाली बोली में भोटिया, शक, किरात, नागा, खस जातियों की भाषाओं में अनेक तत्व शामिल किए गए हैं। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई देता है। जिस प्रकार कुमाऊनी में राजस्थानी प्रभाव दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरह गढ़वाली में पंजाब और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई देता है। अगले पे चलते हैं। मैथिली। ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। कहां से? मागधी से। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। बेसिकली मिथिला में बोली जाने वाली बोली, ऐसा भी कह सकते हैं। मिथिला में बोली जाने वाली बोली मैथिली कहलाती है। मिथिला भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व तथा मगध क्षेत्र के उत्तर में स्थित। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिका छिकी और जुलाहा मैथिली की 6 उपबोलियां मानी जाती। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मैथिली में आदिकाल से ही श्रेष्ठ साहित्य रचा जाता है। अगला है मगही। मगही या मागधी का अर्थ होता है मगध की भाषा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। बिहार का पटना जनपद मगही का केंद्र माना जाता है। पटना की मगही उर्दू, भोजपुरी तथा मैथिली से प्रभावित है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है। बिहार की सीमाओं का प्रभाव मगही पर भी पड़ा है। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से, पूर्वी सीमा की मगही बंगाली से तथा दक्षिणी सीमा की मगही उड़िया से प्रभावित। लोक साहित्य मगही से पर्याप्त भाषा में उपलब्ध है। इसमें लोरिक तथा गोपी चंद्र लोकगीत बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं। मगही में अधिकरण कारक में मुंह का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं भोजपुरी। भोजपुरी का बोली में अर्थ सर्वप्रथम सन 1789 में काशी के राजा चेतन सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए किया गया था। भोजपुरी का केंद्र बिहार प्रांत का भोजपुर जिला है। भोजपुर के ही नाम पर इस बोली का नाम क्या पड़ा है? भोजपुरी पड़ा। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली बोलक प्रचलन की दृष्टि से, यहाँ पे ये गलत है। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली लोक प्रचलन की दृष्टि से ये हिंदी की सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। भोजपुरी में लोक साहित्य का व्यापक भंडार है। इसमें लोक गीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा चली आई है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में ये अत्यधिक प्रचलित है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार हैं। उन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। इन्होंने भोजपुरी को इन्हें भोजपुरी का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। इसे भिखारी ठाकुर को
नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंधु के कुछ क्षेत्रों तक फैली हुई है। इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टा वर्ग बहुला की उपभाषा। मराठी में प्रयुक्त ला ध्वनि भी इससे प्रयुक्त होती है। इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः ओकारांत होते हैं, यथा हुक्को कायो पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग के शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग होता है, यथा तारा, यथा इत्यादि इत्यादि। इसमें को परिसर के स्थान पे नए का उपयोग होता है तथा सय परिसर के स्थान पे सु का उपयोग होता है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। ये भी कल हमने पढ़ा था इन 4 बोलियों को, और इसकी ट्रिक भी थी। माल, मेवा और मार तीनों मिलते हैं जयपुर में। तो बात करते हैं मारवाड़ी की। मारवाड़ी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के नागर के रूप में हुआ है। राजस्थानी हिंदी के चारों बोलियों में मारवाड़ी सबसे प्रमुख बोली माने जाते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान तथा पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्व भाग में भी बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान तथा पाकिस्तान के सिंध राज्य में। ये पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग पे बोली जाती है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, हली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां मानी जाती है। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। सुना होगा आपने डिंगल पिंगल, तो पुरानी मारवाड़ी को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। उद्धातन सूर्यकृत कुबल या माला कहा में मारू भाषा नाम से मारवाड़ी का उल्लेख किया गया है। ये हुआ मारवाड़ी। अगला चलते हैं जयपुरी। जयपुरी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर के रूप में हुआ है। यह पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बोली जाती है और इसका केंद्र क्या है? जयपुर माना जाता है। ठीक है। जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है, इसी के कारण इसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। जैसे जयपुर के कारण जयपुरी कहा जाता है, तो उसका पुराना नाम ढूंढाड़ था, तो उसी के कारण इसे ढूंढाड़ी भी पहले कहा जाता, अब जयपुरी कहा जाता है। ढूंढाड़ी शब्द ढूंढ शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? टीला। इस इलाके में टीलों की अधिकता होने के कारण, जो जयपुर है उसमें टीलों की अधिकता होने के कारण शायद इसका नाम ढूंढाड़ी पड़ा हो, फिर ढूंढाड़ी से जयपुरी पड़ा। हड़ौती, तोरावटी, कनखंडा, चौरासी, अजमेरी, जयपुरी, ये सब इसकी उपबोलियां हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं मालवी पे। मालवी दक्षिण राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। इसका विस्तार राजस्थान के झालवाड़ से मध्य प्रदेश के मालवा इलाके तक, लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इसी कारण यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है? मालवी कहा जाता है। मालवी बोली का अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, किंतु इसकी भाषागत विशेषताओं के कारण इसे राजस्थानी में रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। मालवी एक्चुअली क्या है कि मालवा क्षेत्रों में भी बोली जाती है, उसे भी मालवी ही कहते हैं। किराती या मेवाती। मेवाती बोली मव जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। मेवाती राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। यह राजस्थान और पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु की भूमिका निभाती है। मेवाती एक मिश्रित उपबोली है, सिर्फ इसकी एक मिश्रित उपबोली है, आहिरवाटी से याद रखिएगा। आहिरवाटी गुड़गांव, दिल्ली, करनाल, पश्चिम क्षेत्र आदि में बोली जाती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करना। अब क्या है, जो भी कुछ बोलियां हैं जिनका नामकरण अनेक लेखकों या फिर रचनाकारों ने किया है, जिसमें सबसे पहली है कोरवी।
कौरवी का नामकरण किसने किया है? राहुल सांकृत गायन जी ने। ऐसे ही राजस्थानी किसने दिया? ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, इसी तरह बिहारी का भी ग्रियर्सन ने ही दिया है। और भोजपुरी का नामकरण किसने किया है? रेमंड ने। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर का कि इसका नामकरण किसने किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं विकास खंड पे। हमने भाषा पढ़ी, बोलियां पढ़ी, उपबोली पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे विकास खंड कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारी जो हिंदी भाषा है वो कैसे परिवर्तित होके यहाँ तक आई। जैसे हमने सबसे पहले में पढ़ा था स्टार्टिंग में वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत पढ़ा था। ये दोनों क्या थी? प्राचीन आर्य भाषाएं थी। उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पे लौकिक, एक सेकेंड, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में। फिर लौकिक संस्कृत से पाली में कन्वर्जन, फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अब ये जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश है ये मध्यकालीन आर्य भाषा है। ये मध्यकाल, पहले प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल, उसके बाद अपभ्रंश से विकसित होती है शौर्य श्रेणी। ये क्या कहलाती है? आधुनिक आर्य भाषा कहलाती है। जो शौर्य श्रेणी है वो पश्चिमी हिंदी पे इसका डिवीजन होता है, पश्चिमी हिंदी पे। और पश्चिमी हिंदी की हमने पढ़ी होगी 5 उपबोलियां होती थी, जिसमें कौरवी भी एक उपबोली है। तो पश्चिमी का परिवर्तित रूप क्या हो गया? कौरवी। ये इसका मानक रूप है। ठीक है, और फिर कौरवी से हमारी जो भाषा बनी है राजभाषा अर्थात हिंदी। ये इसका क्रम है, कौरवी से फिर बनी राजभाषा हिंदी। तो यहां से हमने शुरू किया प्राचीन भारत से, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, उसके बाद फिर हिंदी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब अगले वीडियो पे हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेदों की। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करती रहिए। शुक्रिया।